नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कई बार कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जो बहुत संगीन तो नहीं होते लेकिन इंसान को तोड़ देते हैं। आप सोचिए, किसी इंसान की ज़िंदगी भर की कमाई अगर कोई चुटकियों में लूट ले और उसके लाखों करोड़ों रुपए डकार जाए तो उस इंसान पर क्या गुजरती होगी जिसने तिनका तिनका जोड़कर बड़ी मेहनत से कुछ पैसे इकट्ठा किए होंगे। फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले आजकल बहुत सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस अगर फाइनेंशियल फ्रॉड के मामलों की भी बड़ी शिद्दत से और बहुत मेटिकुलस तरीके से जांच करती है तो उसमें बहुत अच्छे नतीजे निकलते हैं। आज मैं आप सबको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा जिसमें पुलिस ने बहुत ही बेरहम, मैं कहूँगा बेरहम फाइनेंशियल फ्रॉड्स को पकड़ा और उनकी पोल पट्टी खोल दी। लेकिन इसके साथ ही पुलिस जिस तरह से उन तक पहुंची वो जानना बहुत काबिल तारीफ है। और अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो वो जानना अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि पुलिस ने क्या क्या जतन किए। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में ज़्यादातर मामलों में आपने देखा होगा कि ठगी हो जाती है, उसके बाद मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और फिर आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ट्रैक नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट के ज़रिए ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। न तो बैंक की तरफ से कोई कोऑपरेशन मिलता है और न ही किसी थाने की साइबर पुलिस इतनी कोऑपरेटिव और प्रोएक्टिव दिखती है कि रुपए पैसे लूटे हुए वापस कराएं। तो जो भी इंसान जो है फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार होता है वो ज़्यादातर लोग हार ही मान लेते हैं, लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताता हूँ। मामला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का है और घटना है पिछले महीने यानी जनवरी की। एक महिला पिछले कुछ दिनों से महाकुंभ में जाने के लिए इंटरनेट पर सर्च कर रही थी कि कैसे उनको कोई बेस्ट डील मिले, कोई ऑफ़र मिले जिससे किसी प्रॉपर मोड ऑफ कन्वेंस से वो बहुत आराम से महाकुंभ पहुँचे, वहाँ गंगा स्नान करे, त्रिवेणी में स्नान करे, पूजा अर्चना करे और वहाँ से वापस आ जाए। तो ये उसका लक्ष्य था और वो लगातार इंटरनेट पर पिछले कुछ दिनों से सर्चिंग में लगी हुई थी। इसी कोशिश में 17 जनवरी को उस महिला की नज़र एक वेबसाइट पर पड़ी। वो वेबसाइट जो है महाकुंभ के लिए हेलीकॉप्टर राइड बुक कर रही थी। वेबसाइट में कई तरह के ऑफर्स थे, कई तरह के डील्स थे जिसमें ये बताया गया था कि अगर कोई बल्क में एक से ज़्यादा या दर्जन भर लोग अगर ये ऑफ़र ऑप्ट करते हैं तो उनको काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है ये डील। आमतौर पर आप समझ ही सकते हैं कि हेलीकॉप्टर राइड करके कहीं जाना आना वो अपने आप में लाखों का खर्चा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक कॉस्टली मोड ऑफ कन्वेंस है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता चार्टर्ड प्लेन और चार्टर्ड हेलीकॉप्टर। लेकिन यहाँ पर बल्क में डील हो रही थी और वो सस्ता भी पड़ रहा था, तो इस महिला को ये डील जो है काफ़ी समझ में आई, काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन उसमें एक शर्त ये भी थी। पहले तो मैं आपको डील बताऊं, उसमें ये बताया गया था कि अगर 26 लोगों के लिए आप एक साथ बुक करते हैं तो आपको काफ़ी कम पैसों में जो है वहाँ प्रयागराज में एक राउंड हो जाएगा, ऊपर से बर्ड्स आई व्यू, और इस तरह के प्रॉपर डेस्टिनेशन में आपको उतार भी दिया जाएगा हेलीपैड पे, जहाँ से आप बहुत इजीली कम्यूट करके त्रिवेणी संगम तक पहुँच सकते हैं। तो ये सारी बातें ऑब्वियसली सुनने में तो अच्छी लगती हैं, तो महिला को भी अच्छी लगी और बताया गया कि अगर 26 लोगों के लिए डील हो तो वो डील जो है बहुत सस्ती हो जाएगी। एग्जैक्ट अमाउंट क्या था ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर उसमें वेबसाइट में ये मेंशन था, जिसकी जानकारी मुझे है वो ये कि एडवांस में आपको 60,000 रुपये तकरीबन जो है वो जमा कराने होंगे। बाकी खर्चा तो जाहिर है, जब एडवांस में ही 60,000 है तो खर्चा लाखों में होगा। लेकिन 26 लोगों की एक टोली या टीम जो है अपने आप में काफ़ी बड़ी होती है और अगर लोग पूल भी कर लें, आपस में कंट्रीब्यूट भी कर लें, तो भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है लगने वाला नहीं था। इतने में तो आदमी ट्रेन और बसों में धक्के खाते हुए जाता, तो उससे बढ़िया है कि हेलीकॉप्टर की राइड ले ले। तो इस महिला को ये बात समझ में आई और 60,000 रुपये जो है उन्होंने उस वेबसाइट के ज़रिए पे कर दिया। और पे करने के लिए उन्होंने जो तरीका चुना वो यूपीआई पेमेंट का था। आप सबको पता है आजकल सारे लोग अलग अलग यूपीआई के ऐप्स यूज़ करते हैं और पेमेंट करते हैं, तो उस महिला ने भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दिया। लेकिन जब उन्होंने पेमेंट किया, पेमेंट करते ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि शायद कुछ गलती हो गई मुझसे। अब एहसास क्यों हुआ? क्योंकि अब तक तो वो वेबसाइट जो है वो प्रॉपर इंटरनेट पर नज़र आ रही थी, हेलीकॉप्टर महाकुंभ राइड इस तरह से लिखा हुआ था और बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट, देखने में कोई ऐसी बात थी नहीं, कोई फ्रॉड वाली, शक भी नहीं होता था। लेकिन जैसे ही यूपीआई के ज़रिए पेमेंट किया, वो पेमेंट जो है किसी पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास जाने की जगह एक सिविलियन के पास वो पेमेंट गई। और वो सिविलियन भी ऐसा जो नाम सुनकर आपको ये लगे कि शायद ये कोई हाउसवाइफ होंगी और जिनके अकाउंट में ये पैसा गया, सोना मुनी देवी।
अब सोना मुनी देवी के पास 60,000 रुपये चले गए। सोना मुनी देवी कौन है जिसके अकाउंट में पैसा चला गया? वेबसाइट के ज़रिए उन्होंने ये पैसा रूट किया, यूपीआई के ज़रिए पेमेंट किया। ये देखकर उनका माथा ठनका। फिर उन्होंने वेबसाइट पर जाकर जो है और ज़्यादा डिटेल इकट्ठा करने की कोशिश की, जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन फिर वेबसाइट के लिंक जो है वो काम नहीं कर रहे थे। और फाइनली कुछ घंटे गुजरते गुजरते हुआ यूं कि वो वेबसाइट भी जो है वो डिफंक्ट नज़र आने लगी, यानी वेबसाइट का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। आप समझ लीजिए कि वो बंद ही हो गई वेबसाइट। अब चिंता ये थी कि एक तो सोना मुनी देवी के अकाउंट में 60,000 चले गए, जिस वेबसाइट के ज़रिए वो ये सारा बुकिंग की प्लानिंग कर रही थी, वो वेबसाइट भी डिफंक्ट हो गई। और उस वेबसाइट पर जो नंबर था, जिस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बातचीत हो सकती थी, वो नंबर भी अब स्विच ऑफ आ रहा था। ये महिला काफ़ी परेशान हो गई और उसे यह एहसास हो गया कि महाकुंभ के नाम पर उसके साथ ठगी हो गई। महिला ने इसके बाद पुलिस का रुख किया और उन्होंने कफ परेड पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। कफ परेड पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज हुई। साइबर सेल को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई। इस बीच साइबर सेल के पुलिस वालों को पता चला कि ऐसा ही एक केस जो है वो कोलाबा मुंबई में भी हुआ है और वहाँ भी एक शख्स से इसी तरह से हेलीकॉप्टर राइड और महाकुंभ के नाम पर जो है वो हज़ारों रुपए ठग लिए गए हैं। ये सुनने के बाद पुलिस वालों को समझ में आया कि कोई ऑर्गेनाइज सिंडिकेट या गैंग है जो महाकुंभ तक हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहुंचाने और वापस लाने के नाम पर ठगी कर रहा है। लेकिन इस गैंग का कोई भी पता ठिकाना अब अवेलेबल नहीं था। उसकी वजह ये थी कि वेबसाइट बंद हो चुकी थी और फ़ोन नंबर डिफंक्ट हो चुका था। तो जिन लोगों ने भी उस वेबसाइट के ज़रिए पैसे डाले थे, उन लोगों के पास कोई और एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन या क्लू भी नहीं था। अब पुलिस के पास जब ये मामला आया तो पुलिस ने तफ्तीश की शुरुआत की और तफ्तीश की शुरुआत सबसे पहले उन्होंने की उस बैंक अकाउंट से जिस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। पुलिस ने बैंक वालों से बातचीत की। बैंक से बातचीत करने के बाद पता चला कि ये जो पहला केस है जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया, महिला ने जो रिपोर्ट लिखाई थी, सोना मुनी देवी का अकाउंट जो है वो कहीं और नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली के एक बैंक की शाखा में खुला हुआ था। लेकिन उसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या था, क्या सोना मुनी देवी वाकई एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, पुलिस अभी इन चीज़ों को वेरीफाई कर ही रही थी। तब तक पुलिस ने ये नोटिस किया कि उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के कुछ ही घंटों के अंदर, वो जो 60,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए थे वो कुछ ही घंटों के अंदर जो है वो बिहार से निकाल लिए गए। बिहार में एक जगह है बिहार शरीफ और ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र भी है। तो उसी बिहार शरीफ के किसी टाउनशिप से, किसी जगह से सोना मुनी देवी के बैंक अकाउंट से रुपए निकाल लिए गए थे। यानी बैंक अकाउंट दिल्ली में, पैसे निकाले गए बिहार में। अब जब मुंबई पुलिस को ये बात पता चली तो मुंबई पुलिस ने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले बिहार ही पहुंचा जाए और ये पता किया जाए कि जिस एटीएम से भी पैसे निकाले गए हैं बिहार शरीफ में, वो एटीएम के पास या उस एटीएम में कोई तस्वीर पैसे निकालने वालों की कैद हुई है या नहीं हुई है। पुलिस के पास अब वो टाइम फ्रेम मौजूद था जिस टाइम फ्रेम पर पैसे निकाले गए थे। पुलिस बिहार शरीफ पहुंची और उस पर्टिकुलर एटीएम को उन्होंने आइडेंटिफाई भी कर लिया बैंक वालों की मदद से और वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसकी फुटेज पुलिस ने एग्जामिन करने की शुरुआत की। अब जो ठगी कर रहा है, चोरी कर रहा है, वो भी अपनी तरफ से दिमाग तो लगाता ही है। उन लोगों ने दिमाग लगाया था। जो एक शख्स वो रुपए निकालने पहुँचा था उसका चेहरा जो है वो ढका हुआ था। उसने टोपी भी लगा रखी थी और मास्क जैसी चीज़ थी। सीसीटीवी फुटेज भी अलबत्ता बहुत क्लियर नहीं था, तो उस आदमी की पहचान नहीं हो पाई। तो एक तरह से देखा जाए तो पुलिस की जो पहली कोशिश थी उसमें आधी कामयाबी मिली, लेकिन फिर पुलिस को झटका लगा क्योंकि वो आदमी पहचान में नहीं आ रहा था। अब पुलिस ने सोचा कि भाई ये आदमी आया किस तरह से होगा, क्या बाइक से आया, कैसे आया। पुलिस ने जब उसको एग्जामिन किया तो पता चला कि हाँ, उस आदमी ने अपनी बाइक तो लगाई थी, बाइक लेकर ही आया था, लेकिन बाइक सीसीटीवी की जद से काफ़ी दूर, तकरीबन 100-150 मीटर के फासले पर उसने लगाया था। यानी उसे इस बात की भी खबर थी कि अगर एटीएम के आसपास बाइक लगा देते हैं तो शायद बाइक को देखकर उसकी पहचान हो जाए, तो इसीलिए उसने काफ़ी दूर वो बाइक लगाई थी। लेकिन पुलिस को अब चेहरे का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर तो होता नहीं, ऐसे भी चेहरा दिख नहीं रहा था, तो पुलिस ने उस बाइक की ही ट्रैकिंग करने का फैसला किया और पुलिस ने सोचा कि क्यों ना इस बाइक के सीसीटीवी फुटेज जो है किसी दूसरे कैमरे में और स्कैन करके देखे जाए। अब लोकल पुलिस की मदद से पुलिस ने, कफ परेड की मुंबई की पुलिस ने उस बाइक की ट्रैकिंग करने का फैसला किया। उस बाइक को ट्रैक करने की पुलिस कोशिश करती रही। कई जगह वो बाइक पुलिस को सीसीटीवी कैमरों में नज़र भी आई, लेकिन
दुर्भाग्य ऐसा कि कई कैमरों में देखने के बावजूद न तो उस लड़के की, उस आदमी की पहचान हो पा रही थी और न ही बाइक का नंबर जो है वो प्रॉपरली कहीं डिस्प्ले हो रहा था। यानी एंगल्स कैमरे के कुछ इस तरह के थे कि बाइक का नंबर जो है वो कैच नहीं हो पाया। अब पुलिस अभी इस चीज़ पर माथापच्ची कर ही रही थी, तब तक पुलिस को एक इस मामले में ब्रेक थ्रू मिला। ब्रेक थ्रू क्या मिला? पुलिस ने ये देखा कि जिस टाइम फ्रेम में बैंक से रुपए निकाले गए थे और जिस टाइम फ्रेम में वो रुपए निकालने वाला फ्रॉड आदमी बाइक लेकर आया था, उसी दौरान वहाँ एक रेड लाइट जंप करने का चालान भी जो है वो काटा गया था। अब ये चालान कटा था बिहार शरीफ में ही एक पर्टिकुलर ट्रैफिक जंक्शन के पास। तो जब वो चालान कटा तो जाहिर सी बात है, एक बाइक ने अगर रेड लाइट जंप किया उसी टाइम फ्रेम में जिस टाइम फ्रेम पर उस बाइक की ट्रैकिंग हो रही है, तो पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि फिर ये उसी बाइक का चालान हो। अब पुलिस ने वहाँ के ट्रैफिक पुलिस से कांटेक्ट किया और ट्रैफिक पुलिस से कांटेक्ट करने के बाद पुलिस को उस बाइक के नंबर का आखिरकार पता चल गया। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि ये वही बाइक है या नहीं है, लेकिन टाइम के हिसाब से पुलिस को लग रहा था कि हो ना हो ये वही बाइक हो सकती है। तो खैर, अब बाइक के नंबर का जैसे ही पता चला तो उस नंबर के ज़रिए, रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए पुलिस ने उस फ्रॉड आदमी का भी पता लगा लिया, उसके घर का भी पता लगा लिया और पुलिस उसके घर पहुंची। ये 21 साल का एक नए उम्र का नौजवान था और नाम था अविनाश कुमार बिट्टू। अविनाश कुमार बिट्टू बेसिकली बी फार्मा का स्टूडेंट है, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो शुरू में तो वो इधर उधर की बातें बनाता रहा, लेकिन बाद में वो टूट गया और उसने कबूल किया कि हाँ ये वही था जिसने ठगी की और उसने बैंक से वो रुपए भी निकाले थे और ये बाइक का नंबर भी उसी का है। तो झूठ बोलने की कोई गुंजाइश अब बची नहीं थी। तो अविनाश ने वो जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस वेबसाइट को डिज़ाइन किया था और पार्टनरशिप में ये काम किया था ताकि कुछ पैसे उसे मिल जाए और कुछ पैसे उसके साथी को मिले। अविनाश से जब पूछताछ हुई, वो पकड़ा गया, तो उसके साथी के बारे में भी पुलिस ने पता लगाया। वो 28 साल का एक और आदमी था जिसका नाम था मुकेश कुमार। बेसिकली मुकेश कुमार इस मामले का मास्टरमाइंड था, जिसने न सिर्फ अविनाश कुमार बिट्टू को इस ठगी के काम में इन्वॉल्व किया था, बल्कि उसने कुछ और लोगों से भी कांटेक्ट किया था जिनके ज़रिए वो ठगी कर सकता है। एक दो फेक सिम कार्ड भी उसने प्रोक्योर किए थे। फेक मतलब फर्जी नाम से सिम कार्ड उन्होंने प्रोक्योर किए थे और इसमें भी उस मुकेश कुमार का कुछ लोगों ने साथ दिया था। 2 लोगों के नाम पुलिस की जांच में साफ हुई। एक प्रदीप कुमार बर्नवाल, जो एक मोबाइल कंपनी में ही काम करता था, जिसने वो सिम कार्ड का इंतज़ाम करके मुकेश कुमार को दिया था और मुकेश तक वो सिम कार्ड पहुंचाने में संजीत शैलेंद्र मिस्त्री नाम के एक लड़के ने भूमिका निभाई थी, तो वो भी पुलिस की रडार पर आया। तो ये सारे लोग धीरे धीरे पुलिस की रडार पर आते जा रहे थे, लेकिन मुकेश जो है वो फरार था और शायद उसे इस बात की भनक मिल गई थी कि उसका साथी जो है वो पकड़ा गया है, अविनाश कुमार बिट्टू, इसलिए मुकेश जो है लगातार पुलिस से बचने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस ने मुकेश के बारे में जानकारी जुटाई और जो मोबाइल नंबर वो यूज़ कर रहा था, उस मोबाइल नंबर को पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया, ट्रैक करना शुरू किया और मुकेश के साथ उसका एक और साथी जो इस मामले में इन्वॉल्व था, सौरभ कुमार, ये दोनों फरार थे। पुलिस ने जब इनके मोबाइल फ़ोन को ट्रैकिंग पर लगाया तो देखा कि ये ट्रेन से सफ़र करके कहीं जा रहे हैं और वो बिहार छोड़ चुके हैं। पुलिस ने मोबाइल नंबर को ट्रैक करना शुरू किया और ट्रैक करते करते पुलिस को फाइनली नागपुर का पता चला, जो ऑब्वियसली महाराष्ट्र में ही है। मुंबई पुलिस के लिए वहाँ ऑपरेट करना और ज़्यादा आसान हो गया। तो जैसे ही नागपुर का पता चला तो उसी नागपुर रेलवे स्टेशन पर जब वो ट्रेन पहुँची जिस ट्रेन में मुकेश कुमार और उसका एक साथी सौरभ सवार था, तो नागपुर पुलिस और जीआरपी की मदद से पुलिस ने उस मुकेश कुमार को भी धर दबोचा और उसके साथ सौरभ कुमार को भी। इसके बाद जो फेक सिम का जिन्होंने इंतज़ाम कराया था, पुलिस ने उनको भी इसी ऑपरेशन में आगे कंटिन्यूएशन में उनको भी धर दबोचा। तो इस तरह से देखा जाए तो 5 लोग इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए। इन 5 ने मिलकर ये सारा जाल बट्टा रचा था और इन्होंने फेक वेबसाइट बनाई। फेक वेबसाइट बनाकर उसके ज़रिए मनी ट्रांसफ़र कराने का लोगों को झांसा दिया। एडवांस के तौर पर हज़ारों रुपए अलग अलग लोगों से लिए और लेने के बाद बैंक अकाउंट जो है वो किस तरह से खोला, क्या किया, अभी जाहिर है पुलिस उसकी जांच कर रही है। कैसे वो सोनामुनी देवी क्या वाकई एग्जिस्ट करती है या फेक नाम पते से ही बैंक में अकाउंट खुलवा दिया गया, ये भी पुलिस की जांच का विषय है और अगर कोई और भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो पुलिस उसे भी पकड़ेगी। एक ख़ास बात यहाँ ये भी है कि हर जगह, हर फील्ड में आज की तारीख में टारगेट का बड़ा प्रेशर आपको पता है। तो मैंने बैंक वालों को भी देखा है कि वो अकाउंट खुलवाने की बड़ी जल्दी में रहते हैं, उनके पास भी शायद टारगेट होता होगा। तो
अकाउंट खुलवा लीजिए, बाद में आप उसमें पैसे रख पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, अकाउंट ऑपरेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में वो बाद में बात करना चाहते हैं। वो ये देखना ही नहीं चाहते कि आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, तो वो टारगेट पूरे करने में लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार शायद इन्हीं टारगेट पूरे करने के चक्कर में फेक डॉक्यूमेंट्स के सहारे भी लोग जो है वो अकाउंट्स खुलवा लेते होंगे और इस तरह से अलग फर्जीवाड़े और जालसाजी में उसका इस्तेमाल किया जाता होगा। तो ये भी एक पहलू है जिसकी जांच मेरे ख्याल से पुलिस को करनी चाहिए। तो ये था पूरा घटनाक्रम जिसके बारे में मैंने आप सबसे चर्चा की, और महाकुंभ में हेलीकॉप्टर राइड के नाम पर जो ठगी का खेल चल रहा था उसका पुलिस ने खुलासा किया। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले कि मैं इस पेशकश को ख़त्म करूं, कुछ मैं आपको वो देता हूं, मुझे कुछ कमेंट्स जो प्रीवियस स्टोरी पे आप लोगों ने किए थे, आइए कुछ कमेंट्स मैं पढ़ता हूं। अभी प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को कोलकाता की बताई थी, जिसमें एक घर में रहस्यमयी तरीके से 3 महिलाओं की मौत हुई थी और उसी घर के 3 पुरुष एक भयानक सड़क हादसे का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए थे। क्या थी वो कहानी, उसके बारे में जो भी इनिशियल जानकारी उस वक्त थी वो मैंने बताई थी, और अभी भी उस कहानी का खुलासा नहीं हुआ है कि वो मामले जो है वो खुद को ख़त्म करने के हैं या फिर कत्ल का मामला है। पुलिस अभी उसको पता कर रही है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। BV8K के नाम से एक आईडी है और इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि बेसिक पॉइंट जो कहानी के हैं उसको मैं ठीक तरह से समझाता हूं जिससे कहानी जल्दी समझ में आ जाती है। थैंक यू वेरी मच। रेखा भट्ट जी हमारी पुरानी लिसनर हैं और सीनियर सिटीज़न हैं, बहुत स्नेह करती है मुझसे, उन्होंने भी कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच। योगा विथ विकास, राघवेंद्र तिवारी, शैतान सिंह साधु, ये जालोर से हैं, राजस्थान से, हमारे सारे रेगुलर लिसनर हैं। PK चंद्रा साहब, SK माजिद साहब, इन्होंने कहा है कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। बहुत सही बात आपने कही है। वाकई कभी भी हालात के सामने हिम्मत हारना और क्विट करना जो है वो कभी कोई तरीका हो नहीं सकता। आपकी पंक्तियां बहुत दमदार हैं और इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको मुबारक साधुवाद देना चाहता हूँ। एंटरटेन 68 के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। राजू अरोड़ा साहब हैं और अमन राज हैं, ये चरण स्पर्श कह रहे हैं। और तो मेरी ओर से आप खुश रहिए दोस्त, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए है। ये यवतमाल टू मुंबई बस से ट्रैवल कर रहे हैं और मेरी स्टोरी सुन रहे हैं। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इन्होंने लिखा। अरे क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। इस तरह के कुछ कमेंट्स जो है, आप कितने भी डिसअपॉइंटिंग मूड में रहे, आपका दिन बनाने के लिए काफ़ी है। प्रदीप भांबू जी भी हैं, सिल्विया डिकोस्टा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग। निवेदिता गुप्ता रेगुलर कमेंट करते हैं और ये MA क्लिनिकल साइकोलॉजी का एग्ज़ाम इनका चल रहा है और चल रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, पहले कि 3 मास्टर डिग्रीज़ ऑलरेडी हैं, फिर भी मैं आपकी कहानी सुनती हूँ, थैंक्स फॉर शेयरिंग। अच्छा, मतलब निवेदिता जी आपने बातों ही बातों में ये बता दिया कि आप बहुत पढ़ने लिखने वाली हैं। हालांकि मैं जानता हूँ आपका इरादा इस मैसेज को इस तरह से कन्वे करने का नहीं था, लेकिन मैंने उसको उसी तरह से रिसीव किया। उसकी वजह ये है कि मैं बहुत पढ़ने लिखने वाला आदमी नहीं हूँ। हालांकि ये एक जिसे कहते हैं कि आयरनी है कि पत्रकार जो है वो पढ़ने लिखने वाला ही होता है। तो लिखना तो खैर है मेरा पेशा, मैं लिखता हूँ, लेकिन बहुत स्टूडियस नहीं हूँ और मुझे ना किताबों का भी बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। आमतौर पर जो बंगाली होते हैं वो किताबों से घिरे हुए रहते हैं, बहुत पढ़ते हैं किताबें, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं उस मामले में थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का हूँ। फ्रैंकफर्ट के नाम से एक आईडी है, स्वागत आपका। और रीना राज लव के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि वो रेगुलर लिसनर हैं और घर का काम करते करते आपको और शमसद के वीडियोज़ में सुनती हूँ। लोपा चौधरी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, उन्होंने करेक्ट किया है कि जो एक्सीडेंट हुआ था वो इलेक्ट्रिक के खंभे से नहीं बल्कि फ्लाईओवर के पिलर से हुआ था। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा अनिल शाक्य जी हैं, DS भक्ति, विनय नासवाले जी, शंकरलाल बिश्नोई, सारंग चौहान, AKA पूर्वी मौर्य ने भी कमेंट किया है और राकेश वार्षणे और इसरार शेख साहब हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू इतना सारा कमेंट करने के लिए। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। एक दिन में सारे नाम और कमेंट्स पढ़ना संभव नहीं है। मैं वादा करता हूँ मैं जब अगली बार हाजिर होऊंगा तो फिर कुछ और लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ूंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।